एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी हिस्ट्री का 4th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, आप सबको अपने 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बिकॉज आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट हो जाएंगे। एंड अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बिल्कुल राइट टाइम है गाइस, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में वक्त है। तो अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ऑसम हो जाएगी। सो दोस्तों, मैं भी आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोस लाती रहूँगी। एंड इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप लोग जाकर प्लीज़ वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। एंड आज मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है हमारे हिस्ट्री के इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। एंड गाइस, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनके अंदर से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे एज इट इज़। तो दोस्तों, प्लीज़ इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। हमें डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, बट मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली समझ आ जाए। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त शब्दों में परीक्षण कीजिए। सो हमसे हमारे क्वेश्चन के अंदर मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए गाइस, फटाफट से इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके देखना शुरू करते हैं। पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि 1526 ई में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। लगभग 200 वर्ष तक भारतीय वर्ष में मुगलों का आधिपत्य रहा। हुमायूं के समय में साम्राज्य में भयंकर संकट आया, जिससे उसे राजगद्दी छोड़कर ईरान की ओर भागना पड़ा। शासन पर शेरशाह का अधिकार हो गया। शेरशाह की मृत्यु के तुरंत बाद हुमायूं ने एक बार फिर राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का चरम विकास हुआ। उसने हिंदू और मुसलमानों के मध्य सहयोग की भावना पैदा की। जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक तथा राजपूत नीति में परिवर्तन हुआ, जिससे राजपूत और सिख रुष्ट हो गए। औरंगजेब की नीति ने मुगल साम्राज्य को पतन की कगार पर ला खड़ा किया। सो दोस्तों, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल इसी तरीके से मेंशन करना है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको समझनी है गाइस। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1526 में। एंड लगभग 200 वर्ष तक मुगल साम्राज्य का राज रहा भारतवर्ष के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक था बाबर। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना। फिर आया अकबर। एंड उसके बाद आया जहांगीर एंड शाहजहां। एंड इसके बाद आया औरंगजेब। तो दोस्तों, आप लोगों को इन स्टार्टिंग के कुछ शासकों का नाम ध्यान रखना है जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनके नेम्स को मेंशन करेंगे अपने आंसर में तो आंसर की क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। सुनिश्चित नियमों का अभाव। उत्तराधिकार संबंधी सुनिश्चित नियमों के अभाव से सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सिंहासन के लिए संघर्ष करने लगते थे। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर तथा भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। यह परंपरा आगे भी जारी रही। औरंगजेब के समय में राजकुमार मौज़म तथा अकबर ने बहादुर शाह के समय में आजम और काम बख्श ने विद्रोह किया। इस प्रकार के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष तब तक चलते रहे जब तक मुगल साम्राज्य का नामो निशान ना मिट गया। सो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो
वो ये थी कि जब मुगल साम्राज्य के अंदर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसके जो बच्चे होते थे वो आपस में सिंहासन के लिए युद्ध करने लगते थे, आपस में झगड़ने लगते थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंदर कोई भी ऐसा नियम लिखा हुआ नहीं था कि राजा के मरने के बाद कौन शासक बनेगा। हालांकि ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको शासक बनाया जाता है, लेकिन बहुत से शासक इस बात का बिल्कुल विरोध करते थे, बिल्कुल खंडन करते थे। जैसे कि औरंगजेब के टाइम पे उसका जो पिता थे उन्होंने बड़े बेटे को शासक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद कर लिया एंड इसके अलावा उसके जितने भी भाई थे उनकी हत्या करके खुद गद्दी के ऊपर बैठ गया। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एंड अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, वे नाम मात्र के सम्राट थे। औरंगजेब के बाद उसका बेटा मौज़म बहादुर शाह के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। उसमें शासनात्मक क्षमता की कमी थी। यपाक वह हिंदू तथा राजपूतों के प्रति उदार था, परंतु ऊपर से दुर्बल तथा विरुद्ध था। उसका पुत्र कमजोर शासक सिद्ध हुआ। प्रमाण स्वरूप उसका भाई कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। सो दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हुए वो सारे अयोग्य साबित हुए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। सो दोस्तों, सेकंड पॉइंट को आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है मनसबदारी प्रथा में बार बार परिवर्तन। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी तथा औरंगजेब ने मनसबदारों की संख्या दुगनी कर दी, पर आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा मनसबदारों के ऊपर पाबंदियां थी, वह भी समाप्त कर दी गई। उनका निरीक्षण करना बंद हो गया। औरंगजेब के मरते ही वह जागीरों की मांग करने लगे ताकि उसकी आय बढ़ सके। मनसबदारों की ताकत बढ़ गई तथा वह सम्राट पर अपने रिश्तेदारों को वजीर बनाने हेतु दबाव डालने लगे, क्योंकि वजीर ही जागीर बांटते थे। मनसबदार प्रथा में भ्रष्टाचार आ गया, जिससे मुगल सेना दुर्बल हो गई थी। सेना की शक्ति मुगल साम्राज्य की धुरी थी। उसकी कमजोरी से मुगल साम्राज्य हिल उठा। अयोग्य सम्राट अपने साम्राज्य की रक्षा ना कर सके। तो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है मनसबदारी प्रथा में बार बार परिवर्तन। दोस्तों, मनसबदारी प्रथा एक बहुत अच्छी प्रथा मानी जाती है, जिसे अकबर ने स्टार्ट किया था, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद इस प्रथा के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए अलग अलग शासकों द्वारा। एंड ऐसा ही कुछ औरंगजेब के टाइम पे भी हुआ, और औरंगजेब के मरते ही मनसबदार प्रथा के अंदर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया, जिससे मुगल सेना दुर्बल हो गई। एंड मुगल सेना जब दुर्बल हो गई तो जितने भी बाद के मुगल शासक थे वो अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लोकहित का अभाव। निरंकुश अनियंत्रित राजतंत्र के दोष मुगल साम्राज्य में आ गए थे। शासकों ने प्रजा के बौद्धिक, भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक प्रगति के लिए कार्य नहीं किया। प्रशासन भ्रष्ट, चापलूस, बेईमान लोगों के हाथ में चला गया। व्यापार, व्यवसाय, कला, संगीत, स्थापत्य को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। सो दोस्तों, ये है हमारा 4 पॉइंट को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति अनुदार थी। गैर मुसलमान जनता उससे असंतुष्ट थी। उसने मंदिरों को तोड़कर तथा मूर्तियों को अपवित्र कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई तथा जजिया और तीरथ कर जैसे अपमानजनक कर लगाए। हिंदुओं को उसने उच्च पदों से भी वंचित कर अपमानित किया। राजपूतों से शत्रुता की। वह योग्य हिंदू तथा राजपूतों की कार्यकुशलता का उपयोग नहीं कर सका। मुसलमानों में भी शिया और सूफी उससे नाराज थे। तो दोस्तों, हमारा 5th पॉइंट है औरंगजेब की धार्मिक नीति। दोस्तों, अगर आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो ये चीज़ तो आपको पता होगी कि सारे मुगल शासकों में औरंगजेब सबसे ज़्यादा कट्टर शासक माना जाता है सभी मुगल शासकों के अंदर। एंड उसकी जो धार्मिक नीति थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इस धार्मिक नीति के अंतर्गत वो सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी परेशान करता था। ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन उसके जो अत्याचार थे वो हिंदुओं पे कुछ ज़्यादा होते
होते थे वो अलग अलग तरीके के उनसे कर वसूलता था, मंदिरों को तोड़ता था। तो इस तरीके से आपको फिफ्थ पॉइंट को ध्यान रखना है गाइस, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा जनता की उपेक्षा। मुगल सम्राट निरंतर साम्राज्य विस्तार में लगे रहे, लोगों की आवश्यकताओं पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया, जन कल्याण कार्यों की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। औरंगजेब ने अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में ना तो यातायात की व्यवस्था की और ना शिक्षा व स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया। औरंगजेब ने कृषि के विकास हेतु कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया, केवल युद्धों के नाम पर किसानों से भू राजस्व वसूल किया, जागीरदारों की जागीरें भी बदली जाने लगी। इससे जागीरदार कम से कम समय में अधिक से अधिक पाने का प्रयत्न करने लगे, प्रमाण स्वरूप वे किसानों पर जुल्म करने लगे, किसानों के असंतोष से उत्पादन कम होने लगा, इससे राजस्व की हानि होने लगी। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वो है जनता की उपेक्षा। दोस्तों इस पॉइंट के अंदर बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि औरंगजेब का काल जैसे ही शुरू होता है उस टाइम से जनता के ऊपर ध्यान देना मुगल शासक बिल्कुल कम कर देते हैं, जबकि अगर हम कंपैरिजन करें अकबर के शासनकाल से तो अकबर अपनी जनता का बहुत ध्यान रखता था। इसके बाद अकबर का जो पुत्र हुआ उसने भी जनता का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा एंड शाहजहाँ के टाइम तक भी ये चीज़ सही चली। लेकिन औरंगजेब का टाइम आते आते उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बदल दिया एंड बेसिकली उस टाइम पर जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट नंबर 6 को ध्यान रखना है एंड बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे पॉइंट नंबर 7 की, मराठाओं का उत्कर्ष। 18वीं शताब्दी में उत्तर में मराठा का विस्तार ने केंद्रीय प्राधिकरण को और कमजोर कर दिया। मराठाओं और मुगलों का संघर्ष बराबर चलता रहा, इसमें मराठा विजयी हुए और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। सो दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये पॉइंट भी इस तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 8 की। तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 8 है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला ने मुगल साम्राज्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा हमलों, जो स्वयं साम्राज्य की कमजोरी के परिणाम थे, ने अपने धन के साम्राज्य को सुखा दिया, उत्तर में अपने व्यापार और उद्योग को बर्बाद कर दिया और लगभग अपनी सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश चुनौती के उद्भव ने संकटग्रस्त साम्राज्य को पुनरुत्थान की आखिरी उम्मीद को भी छीन लिया। सो दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण विदेशी आक्रमण भी माना जाता है। विदेशी आक्रमण के कारण मुगल साम्राज्य को सैनिक एंड आर्थिक हानि झेलनी पड़ी एंड इस आर्थिक हानि की वजह से जो उनका व्यापार था, उद्योग था, सब कुछ नष्ट हो गया। एंड जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो ये उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित हो सके, फिर से पुराना मुगल साम्राज्य बन सके। सो दोस्तों इस तरीके से आपको पॉइंट नंबर 8 को ध्यान रखना है। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 9 की। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 है राजकोष का रिक्त होना। मुगल काल के सभी शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति के लिए दीर्घकालीन खर्च युद्ध पर किए। इसके प्रमाण स्वरूप राजकोष रिक्त हो गया। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो दोस्तों ये है हमारा पॉइंट नंबर 9। सो दोस्तों मुगल साम्राज्य को अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी सारे युद्ध लड़ने पड़े और इन युद्धों का परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य का जो राजकोष था वो खाली हो गया एंड ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे राजकोष के अंदर। सो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9 एंड गाइस ये हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा निष्कर्ष। हम अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के अनेकों कारण थे। जहां अयोग्य शासकों ने विशाल साम्राज्य को संभालने में अनेकों गलतियां की तथा अपने ऐशो आराम में लिप्त रहे,
उन्होंने जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब के बाद हुए विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। जनता की बेरुखी ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के समय वाला विश्वास अब जनता को मुगल प्रशासन में नहीं रहा था। यही सभी कारण मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। सो दोस्तों, इस तरीके से लास्ट में आपको एक निष्कर्ष देना है एंड गाइस यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है एंड आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूंगी। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइज, ताकि ये क्वेश्चन का आंसर सभी तक पहुंच सके एंड सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। एंड इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।